Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। एडवांस फिजिक्स के आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, एडवांस फिजिक्स के इस सेशन में हम डिफरेंट टॉपिक्स कुछ डिटेल में जाके और पढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बीट्स को। सही समझे आप, आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूजिकल बीट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, म्यूजिकल बीट्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं साउंड वेव्स की थ्योरी के साथ। और हम ये जानते हैं कि जो साउंड वेव होता है वो एक मैकेनिकल वेव है, साथ में लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ये जो फिनोमेना है बीट्स का, ये बेसिकली टू डिफरेंट साउंड वेव के सुपरपोजिशन से जनरेट होता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जब दो साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज करते हैं तो थ्री डिफरेंट फिनोमेना को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? तो पहला फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस का। जब दो साउंड वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड सेम हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हैं और एक दूसरे के साथ सुपरपोज करते हैं, तो जो फिनोमेना प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। सेकंड फिनोमेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव्स का, जिसमें दो साउंड वेव्स होती हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरह की दो वेव्स जब एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती हैं तो स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट जनरेट करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बीट्स की, तो बीट्स के केस में हमारे पास दो साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत कम डिफरेंस होता है। हम आगे इस सेशन में ये भी पढ़ेंगे कि ये डिफरेंस कम क्यों लिया जाता है। और ये दोनों वेव्स जो हैं साउंड की, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं और इनके एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, तब हमें म्यूजिकल बीट्स का फिनोमेना मिलता है। तो चलिए देखते हैं म्यूजिकल बीट्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो बच्चों, यहाँ आप इस डायग्राम में बीट्स के देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ टू साउंड वेव्स हैं। फर्स्ट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को मैं अज्यूम कर लेता हूँ nu1। इसी तरह से जो सेकंड साउंड वेव है उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को हम अज्यूम कर लेते हैं nu2। तो यहाँ मेरे पास दो तरह के साउंड वेव्स हैं। इन दोनों साउंड वेव्स की अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ फर्स्ट वेव है उसके कंपैरिजन में ये जो सेकंड वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर इनके बीच में जो फेस डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो ये दोनों वेव इन फेज हैं, और जब दोनों वेव लगभग इन फेज हैं तो ये दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे के साथ एडअप हो जाते हैं। और जब ये एडअप हो जाते हैं तो आपको एक बड़ा एम्पलीट्यूड मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों वेव्स आगे बढ़ती हैं, बीच का एक ऐसा डिस्टेंस आता है जहां इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो लगभग 180 डिग्री का हो जाता है। और जैसे ही ये 180 डिग्री का हो जाता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं और एम्पलीट्यूड में हमें एक फॉल मिलता है। और आगे अगर बढ़े तो हम देख सकते हैं कि अगेन एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जाके इन दोनों वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस अगेन 0 हो जाता है। इस पॉइंट के ऊपर अगेन हमें मैक्सिमा मिलता है या हम कहें राइज मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी जर्नी में सबसे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमें एक एम्पलीट्यूड की बड़ी वैल्यू मिलती है जो इस सेंटर पॉइंट के ऊपर जाके और फॉल हो जाती है, और फिर ये इस लास्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है। इन दोनों पॉइंट तरफ के दोनों हाफ को अगर हम मिला लें तो ये कंप्लीट एक लोब बनता है बीट का, और बीच में एक मिनिमा या फॉल होता है। तो इस तरह से हम इस बीट को फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ वेव फॉर्म। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये बीट्स प्रैक्टिकली किस तरह से प्रोड्यूस होती है, तो बहुत इजीली इसको हम सर्कुलर मोशन से समझ सकते हैं। यहाँ डायग्राम में एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। मैं अगर यहाँ ये अज्यूम कर लूँ कि मेरे पास यहाँ दो पार्टिकल्स हैं, पहला पार्टिकल P1 अज्यूम कर लें और दूसरे पार्टिकल को हम अज्यूम कर लें P2। हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं 1 हर्ट्ज।
इसी तरह से जो सेकंड पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं 2 हर्ट्ज। बच्चों आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर 1 साइकिल कंप्लीट करेगा, जबकि जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो उतने ही 1 सेकंड के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। इस तरह से अगर मैं मोशन की स्टडी करूं तो इस डायग्राम को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो देखें, मान लीजिए ये जो फर्स्ट पार्टिकल है P1, ये इस y एक्सिस के ऊपर रीच करता है। जब ये y एक्सिस के ऊपर रीच करता है इसका मतलब कि ये टाइम लेगा यहां तक जाने के लिए 0.25 सेकेंड का, या मैं कहूं 1/4 सेकेंड का, क्योंकि 1 सेकेंड में तो इसको कंप्लीट साइकिल करनी है। तो जब ये P1 यहां होगा तो ये जो P2 पार्टिकल है, क्योंकि इससे डबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो ये पार्टिकल P2 रीच कर लेगा इस x डैश एक्सेस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इनिशियली दोनों जर्नी साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ते हैं इनिशियली इनके बीच का फेज डिफरेंस बढ़ता जाता है। अब अगर मैं कहूं कि ये जो P1 पार्टिकल है ये मूव करके और इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, तो इतने टाइम में ये जो P2 पार्टिकल है ये मूव करता हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस जनरेट हो गया वो 180 डिग्री का हो गया। एक इस एंड के ऊपर है और एक इस एंड के ऊपर है। अब अगर इस P1 की वैल्यू को लेके और पार्टिकल को मैं इस नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर आता हूं, तो ये जो पार्टिकल है वो यहां से मूव करता हुआ अगेन यहां आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनिशियली तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बढ़ रहा था, एक पॉइंट के ऊपर ये 180 डिग्री या मैक्सिमम हुआ, लेकिन उसके बाद वापस ये फेस कम होने लग जाता है। और जब ये पार्टिकल मूव करके P1 वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है तो P2 भी पूरा साइकिल घूम के और इसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है, मतलब अगेन दोनों इन फेज हो जाते हैं। तो जब इन दोनों पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी में केवल 1 हर्ट्ज का डिफरेंस है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक बार ऐसा पॉइंट आता है जहां एम्पलीट्यूड फॉल करता है और दोनों तरफ हमें मैक्सिमा मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो nu1 माइनस nu2 के इक्वल होती है। इसका मतलब जो हायर फ्रीक्वेंसी है उस हायर फ्रीक्वेंसी में से अगर लोअर फ्रीक्वेंसी को हम घटा दें तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज नियर बाई होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ इस P1 P2 के बीच के डिफरेंस को बढ़ाता जाऊंगा और ये अज्यूम कर लूं कि ये P2 की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो हम ये देखते हैं कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा के 2-2 पॉइंट मिलने लगते हैं। इसका मतलब 2 बीट्स जनरेट होती हैं। तो जैसे जैसे हम F1 और F2 या nu1 और nu2 के बीच का डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ बीट्स भी बढ़ती जाती है। लेकिन नंबर ऑफ बीट्स हम कितनी सुन पाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे सुनने की कैपेसिटी पे, और हम जो वेरिएशन सुन पाते हैं वो 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा ही सुन पाते हैं। इसका मतलब है कि मैं अगर इस फिनोमेना को यूज करके बीट्स प्रोड्यूस करता हूं, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10 हो जाती है, बीट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10 हो जाती है, तो फिनोमेना तो काम करता है लेकिन ये बीट्स हमें अलग अलग सुनाई नहीं देती। तो ये लिमिटेशन हमारे कानों की है। इस कारण से ये कहा जाता है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस हमेशा 10 से कम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बीट्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।